नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन आजकल घर खरीदना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वजह है महंगाई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि घरों की कीमत में 10% तक का इजाफा हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद घरों की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर समेत 8 बड़े शहरों में घरों की कीमतों में 3 से 10% का इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने से ऑफिस स्पेस के किराए में भी 13% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान घरों के औसत कीमत के साथ ऑफिस के औसत किराए में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। प्राइमरी हाउसिंग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर तिमाही में बेंगलुरु में घरों की औसत कीमत 10% बढ़कर 5,428 रुपए प्रति स्क्वायर फुट हो गई। एक साल पहले ये 4,928 रुपए प्रति स्क्वायर फुट थी। दिल्ली एनसीआर के बाजार में भी घरों की कीमत में 8% का इजाफा हुआ है। ये 4,489 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पहुंच चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की औसत कीमत में 6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोलकाता में घरों की कीमत में 4% का इजाफा होने के बाद ये 3,350 रुपए प्रति स्क्वायर फुट हो गई हैं। अहमदाबाद में औसत कीमत 3% बढ़कर 2,885 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पर पहुंच गई है। प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 के पहले 9 महीनों में देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। यह इजाफा 2021 के पहले 9 महीने के मुकाबले 40% ज्यादा है। इस साल की तीसरी तिमाही में घरों की 73,691 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि एक साल पहले इसी दौरान 64,010 घरों की बिक्री हुई थी। जनवरी से सितंबर की बात करें तो घरों की बिक्री का यह आंकड़ा बढ़कर 2,32,396 पहुंच चुका है। रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों के बावजूद मकानों की बिक्री में कमी होने की जगह इजाफा हुआ है। यानी महंगाई के असर के बावजूद लोग अपने घर का सपना हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ती कीमतों के बीच उनकी बिक्री में तेजी का आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हमारी चर्चा का फोकस इसी मुद्दे पर होगा कि क्या वाकई में घर खरीदारी का फैसले का जो है कीमतों का कोई असर नहीं पड़ता है। इस फैसले का बढ़ती कीमतों के बीच लग्जरी सेगमेंट के घरों की बिक्री लगातार कैसे बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई में घर खरीदना सही होगा या किराए पर रहना सही होगा। ऑफिस के किराए में बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनके साथ आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ अश्विंदर आर सिंह, सीईओ रेजिडेंशियल भारतीय अर्बन, हमारे साथ है पंकज कपूर, एमडी एंड फाउंडर लियासिस फोरास, और अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। पंकज जी, आपके पास आऊंगी। ये रिपोर्ट कितना चौंकाती है आपको? क्या ये ऑलरेडी एस्टिमेटेड था, फैक्टर्ड इन था, या आपकी बार की जो डिमांड दिखाई दे रही है, जो इन्फ्लेशन, बढ़ते इन्फ्लेशन के चलते लोगों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है, कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब पहले से ही आप लोगों ने आंक लिया था? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ते हुए जो थोड़ी ईएमआई बढ़ी है, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हमको अभी दिखाई दिया है। जो फेंसिटर थे उनके ऊपर इम्पैक्ट दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट में क्योंकि मोमेंटम था, पिछले 5 साल से प्राइसेस नहीं बढ़े थे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो बिल्डर्स ने डिस्काउंट्स ऑफर्स दिए, और आज भी फेस्टिव ऑफर्स अच्छे खासे चल रहे थे, जहां पे जो भी इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट का, उसके अगेंस्ट में जो बिल्डर कुछ इंसेंटिव्स या कोई ना कोई स्कीम्स लेकर के आए हैं, उसको देखते हुए एक मोमेंटम कंटिन्यू है। और हम एक प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंट सिचुएशन से आ रहे थे, जहां रियल एस्टेट में काफी स्ट्रेस था, और आज बिल्डर्स जो हैं वो
इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना चाहते हैं और वो बेचना चाहते हैं। और क्योंकि पिछले 5 से 7 साल तक प्राइसेस नहीं बढ़े थे, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो प्राइस है और अफोर्डेबिलिटी में एक पैरिटी आपको दिखाई देती थी। और ये पैरिटी करीब 2003 के लेवल की थी, जब डिमांड भी काफी कंजम्पशन ड्रिवन थी। तो इस वक्त जो है प्राइसिंग जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव प्राइसेस है। और उसके साथ साथ जब अभी स्टैग्नेंसी के बाद थोड़ा मॉडरेट इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी प्राइसेस आ गया है, तो उससे कुछ एक निवेशक हैं उनका भी रुझान रियल एस्टेट मार्केट की तरफ बढ़ा। और यही कारण है कि आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए। और अगर आप जो डेटा की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी है वहां पे प्राइस राइज भी बड़ी मॉडरेट रही है। अगर आप देखिए तो जहां पे 7% 8% का इन्फ्लेशन चल रहा है, वहां पे अगर 3% 4% के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि शायद जो बिल्डर हैं वो पूरा कॉस्ट की इंक्रीज जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अपनी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करने के लिए काफी हद तक जो है वो इंसेंटिव जो है वो इन जो कॉस्ट की इंक्रीज है वो खुद को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यही कारण है वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सब तरीके के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, वही कारण है कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना रियल एस्टेट के प्राइसेस में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। बट ये एक कंटिन्यूअस मोमेंटम रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंक्रीज प्राइसेस में आएगी और ये बायर्स मार्केट मेंटेन रहेगा। यहाँ पर आगे चल के हम चर्चा की बात करेंगे कि जिस तरह से रेट बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से एक ग्लूमी माहौल हमें आने वाले कुछ तिमाहियों में देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट जो एक्सपर्ट्स भाप पा रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा एक स्लो डाउन के तहत या डिमांड में कमी के तहत, जानेंगे अपर्णा से। लेकिन उससे पहले अश्विंदर जी मुझे ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज पैंडेमिक और उसके तुरंत बाद जो पेंडिंग इन्वेंट्रीज थी, जो यूनिट्स थे, क्या वही बिके हैं? जो नए घर बन रहे हैं उनकी बिक्री का कोई आंकड़ा क्या आप सामने रख सकते हैं? उसमें कितनी दिलचस्पी है? वो कितने महंगे हुए हैं? कविता, जब हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री का स्टॉक तो बिल्कुल अब खत्म हो ही चुका है, अगर हम टॉप 8 सिटीज की बात भी करें। और जितने भी नोटेड टियर ए टियर 1 डेवलपर्स हैं, उनकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो भी बहुत बढ़िया बिक रही है। मैं एक और आंकड़ा देता हूं, ओवर एंड अबव जो हम अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम H1 2022 में देखें तो $1.1 बिलियन की लैंड खरीदी है डेवलपर्स ने टॉप 8 सिटीज में। इसका मतलब है कि लैंड की जो एंड इट इज एक्सपेक्टेड के कोई 2 से $2.25 बिलियन, मतलब 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की लैंड खरीदी जाएगी इस साल 2022 में। विच मीन्स के लैंड की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ पर एकड़ इस समय लैंड बिकी गई है। तो इससे ये बहुत क्लियर हो रहा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री है उसकी डिमांड सारे डेवलपर्स देख रहे हैं, वो काफी हेल्दी रही है। कुछ 88,000 के करीब Q2 के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जो सेल हो रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम बाइंग के ऊपर तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा ना हो। इस समय एंड बायर है जो आकर घर खरीद रहा है, और एंड बायर जब घर खरीदता है वो एक 5 से 6 महीने का डिसीजन होता है फैमिली का, व्हेन दे डिसाइड कि उन्होंने एक घर खरीदना है। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होम बायर देखता है वो ये देखता है कि सीड मनी उसके पास है कि नहीं है। अगर 1 करोड़ का घर खरीद रहा है तो उसके पास 10, 15 लाख, 20 लाख रुपया है कि नहीं है, बाकी वो होम लोन से ले लेता है। दूसरा, आजकल का होम बायर बहुत स्मार्ट है, वेल रिसर्च है, पिछली गलतियों से सीखा हुआ है, और उनको पता है कि होम लोन जब आप लेते हो, जो एक 20 साल का 25 साल का होम लोन होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट वेरिएशंस आएंगी। तो अगर होम लोन आप खरीद रहे हो विच इज एन अपग्रेड या आपके एंड यूज के लिए है, तो ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन में तब तक फर्क नहीं पड़ता डिमांड में, अगर वो एंड यूजर हो या अपग्रेड हो। सो इसी के कारण जो डिमांड है वो काफी कंसिस्टेंट जा रही है, और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले अगले 3, 4, 5 साल में इसमें कुछ ज्यादा फर्क आएगा। और जिस तरह से लैंड खरीदी जा रही है, रिसर्च इज शोइंग कि डिमांड फॉर होम्स सिर्फ आगे जाकर बढ़ने वाली है। अपर्णा?
आप कितना सहमत हैं, इत्तेफाक रखती हैं यशविंदर की एनालिसिस से? कविता, आफ्टर आई हर्ड अबाउट दिस टॉपिक एंड लास्ट 2 बार ही जब हमने बात किया, जो मैंने बाद में मार्केट में रिसर्च किया, देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आर नाउ चेंजिंग। इफ यू सी द रियल एस्टेट सेक्टर, आज के तारीख में कॉर्पोरेट्स हैव गॉटन इनटू दिस सेक्टर। आप गोदरेज ले लो, आप महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, so they are getting the kind of land parcel that the other gentleman just mentioned. This only a large corporate house can afford. A small time buyer, a builder, वो नहीं कर सकता। तो पहले जो एक इशू था इन दिस रियल एस्टेट सेक्टर, कि छोटे मोटे बिल्डर्स होते थे, उन्होंने मतलब लोगों से इनिशियल डिपॉजिट का पैसा लिया, बिल्डिंग खत्म नहीं किया, या फिर उनका कोई और लीगैलिटी में चला गया, या 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल तक खींचता रहा। आजकल वो सारा जो चीज है वो चेंज होते जा रहा है। लाइक जैसे रेरा है महाराष्ट्र में, सो इफ द बिल्डर डजंट कंप्लीट वो गिवन टाइम पे, देन देयर इज अ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन हिम, राइट? सो ये सब जो चीजें हैं, ये मोटिवेशन है फॉर द होम बायर टू go in, and like he rightly said, today it is the end user, it is not somebody in between, so they are genuinely looking at this as a either their first home or second home, where they are looking at rentals, because आज पैन इंडिया tier 1 tier 2 tier 3 में रेंटल इनकम काफी अच्छा, मतलब इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। This is number 1. Number 2, home loan mein, if you go to companies like L&T Finance and others, they're almost giving 100% finance, almost. So if everything is good, there have been cases where 100% loan has also been disbursed. So it is very easy because it is a corporate builder and there is a loan that is going. तो ये जो cash component था, ये black था, ये सब थोड़ा टू अ लार्ज एक्सटेंट कम हो रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो पूरा गया हुआ है, बट ऑल सेड एंड डन, ये जो एक बूम है, आई डू नॉट नो वेदर आई नो हाउ लॉन्ग दिस बूम इज गोइंग टू सस्टेन, नंबर 1. नंबर 2, if we are talking about the salaried class that is doing this investment, a rate of interest revision for sure affects the cash flow of the family. So that needs to be looked into. Hopefully now, after this October revision, we have some respite for next 2 to 3 months before, some other higher hike happens. So at this rate, this might sustain, but I am not sure whether ये मतलब ये ऐसे ही इसी तेजी से बढ़ता जाए। कविता पर पंकज जी, थोड़ा सा इसको और हम फैलाते हैं चर्चा को, सेगमेंट वाइज बात करते हैं। किस तरह के घरों की बिक्री यहाँ पर बढ़ रही है, किस तरह के घर महंगे हो रहे हैं, और इसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स और यूनिट्स की कितनी डिमांड है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, डिमांड कैसी है, ज़रा इसका हमें बताएं, तस्वीर कैसी उभर रही है? हर सेगमेंट के अंदर एक तरीके का ट्रैक्शन है और प्राइस बढ़ रहा है, और जो बढ़ोतरी है वो ऐसी नहीं है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में आज के दिन डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे हैं। अगर मुंबई में अगर आप देख लीजिए तो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो ड्यूरिंग दिस फेस्टिव ऑफर्स में उसमें 5 से 10% का डिस्काउंट दिया, बिल्डर्स ने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ऑफर दिया, क्योंकि वो इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें देख लीजिए तो जो भाव पहले था उससे आज के दिन आपको डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि बिल्डर जो है उसके पास लैंड है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, और उसे वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो वो बेचना चाहता है। तो उसी जगह पे कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है, एक एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर की कैश फ्लो की इतनी ज्यादा इस रिक्वायरमेंट नहीं है, वो धीमे भी बेच सकता है, वहां पे आपको प्राइसेस बढ़े हुए दिखाई दिए। तो कुछ जो रेडी और नियरिंग कंप्लीशंस इन द लग्जरी और मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टी है और अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है, वहां पे कुछ एक बिल्डर्स ने 10% तक 15% तक के प्राइसेस भी बढ़ाए, बट उनके पास वो लग्जरी थी। लेकिन अगर वो उसी माइक्रो मार्केट में अगर आप कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख लीजिए जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, वहां पे आपको एक अच्छी स्कीम्स और डिस्काउंट अगर नेट टू नेट उसका इम्पैक्ट ले लेंगे तो वो आपको 10-15% कम भाव में भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट
सेगमेंट अच्छा चल रहा है, दूसरा सेगमेंट अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा डिस्काउंट है, मिड एंड लग्जरी सेगमेंट में डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन स्टेज, किस कंस्ट्रक्शन स्टेज और कैसी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसके बेसिस के ऊपर आपको डिस्काउंट और या प्रीमियम आपको आज के दिन चार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। और वॉल्यूम जो है वो पूरा डिपेंडेंट अपॉन है कि कैसी कैसी प्राइस प्रोडक्टिविटी है, किस तरीके के ऑफर्स हैं मार्केट के अंदर। अगर एक प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस आज के दिन बढ़िया है और अच्छी प्रॉपर्टी है, उधर की तरफ डिमांड का एक पोलराइजेशन है। इन्वेस्टर्स ओरिएंटेड मार्केट अभी भी लिमिटेड है। अगर आप कई लोगों से बात कीजिए तो वो आपको सोचते हुए आपको बात करते हुए मिलेंगे कि बिल्डर इज ऑफरिंग दिस प्राइस, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट वर्थ बाइंग। इट इज नॉट दैट जो प्राइस उसने ऑफर खरीद किया है वो प्राइस वो उसे कमांड कर लेगा। एक कंज्यूमर है जो एजुकेटेड है, कंपेयर कर रहा है और एनालाइज कर रहा है और उसके बाद घर खरीद रहा है। तो एक मिक्स्ड बिहेवियर है मार्केट का, और ये मिक्स्ड बिहेवियर इसके लिए क्योंकि आज भी इन्वेंट्री है और ये इन्वेंट्री आपको फॉरवर्ड लुकिंग भी लग रही, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में हिस्टोरिकली हाईएस्ट न्यू लॉन्चेस हुए और जिस तरीके की बिल्डर की पाइपलाइन है, और अगर लैंड परचेजेस फिर से चालू हो गए दैट मींस पाइपलाइन आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जिस हिसाब से सप्लाई वापस से रीइंट्रोड्यूस होनी चालू हो गई, वहां पे उसको देखते हुए लगेगा कि जो सप्लाई है वो प्राइस को डिक्टेट करेगा। तो रेडी इन्वेंट्री, नियरिंग कंप्लीशन इन्वेंट्री और जो बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल पावर है वो शायद थोड़ा प्राइस बढ़ा करके बेचें और धीमे बेचें, बट जो दूसरे बिल्डर्स हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं जहां पे आपका कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वहां पे आपको डिस्काउंट और ऑफर मिलते हुए दिखाई देंगे। अश्विंदर, छोटे शहरों की अगर मैं बात करना चाहूँ और अगर थोड़े कम टिकट साइज के रिहायशी मकानों की बात मैं करना चाहूँ तो वहां पर कितना है अपबीट पूरा डिमांड सिनेरियो? छोटे शहरों में कविता थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बिकॉज जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है इसका इम्पैक्ट जो मैंने रिसर्च करवाई है और कर रहा था मैं पिछले जब से ये हुआ है फॉर फर्दर फोरकास्ट, छोटे 40 लाख से 80 लाख के बीच के जो घर हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 2% इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम एन ऑल टाइम लो। और वहां पर मुझे जो अभी इस समय असेसमेंट मिल रही है वो यही मिल रही है, और छोटे शहरों में इतने ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स भी कम हैं। उससे क्या होता है, 2 चीजें होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज से। जब एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर का कैश फ्लो पे और मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ता है जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लिया हुआ है, क्योंकि उनके कैश रिजर्व्स इंस्टीट्यूशनल डेवलपर्स के हिसाब से कम होते हैं। तो वहां पर वो लोग थोड़ा सा दे हैव टू बिकम मोर प्रूडेंट, उनको अपना डेट कम करना पड़ता है। वो इतने ऑफर्स वगैरह कस्टमर्स को नहीं दे सकते, डील्स कस्टमर को नहीं दे सकते, बिकॉज उनकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से छोटे शहरों के अंदर क्योंकि 40 लाख से 80 लाख के बीच में मैक्सिमम डिमांड रहती है और वो जो होम बायर है सबसे ज्यादा रेट सेंसिटिव होता है, तो वहां पर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो एक यूफोरिया था उसके अंदर शायद थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, बट एंड यूजर घर खरीदता रहेगा। मेरा ये भी मानना है कि इस समय बड़े शहरों में रेंटल यील्ड जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। इस समय बेंगलोर के अंदर 4 से 5% की रेंटल यील्ड मिल रही है अगर आपका घर अच्छी जगह पे है, अच्छे डेवलपर का है, अम्यूनिटीज अच्छी है, इट इज वेल लोकेटेड, चाहे वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। और हम काफी लोग देख रहे हैं जो इन्वेस्टर और एनआरआईज हैं हु आर आल्सो इन्वेस्टिंग टुडे, बिकॉज अगले 8-10 साल के अंदर द व्यू ऑन इंडिया इज वेरी अग्रेसिव। चाइना का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था वो मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में आ रहा है। आई मेट अ चाइनीज इन्वेस्टर जो अभी तमिलनाडु के अंदर अपनी एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं जो उन्होंने पहले चाइना में लगानी थी या ताइवान में लगानी थी। सो यहाँ पर क्योंकि अगले, जैसे अभी डॉयचे बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि द नेक्स्ट 10 years बिलोंग टू इंडिया, और मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो रही है। देखो रेजिडेंशियल के अंदर दो डिमांड फोरकास्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला कि लैंड परचेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पिछले
जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड परचेज होना शुरू हो गया। दूसरा, इस साल मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, जस्ट अ क्विक वन, 53 to 57 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस अब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब जॉब जनरेशन भी काफी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। तो अपर्णा, हाउ डू वी लुक एट इट? क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मौजूदा जो होम बायर्स हैं जिनकी ईएमआई चल रही है, थोड़ा उनके संदर्भ में भी, अब क्योंकि आप बैठी हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, अपनी लोन की टेन्योर बढ़ाएं या अपनी ईएमआई बढ़ाएं? बिकॉज देखिए, आपकी जो नौकरी करने की आयु होती है उसके मुताबिक आपको लोन दिया जाता है। अब हर किसी के पास तो उतना लंबा समय बचा नहीं होता है जॉब में, तो क्या अपनी ईएमआई यहाँ पर वो बढ़ा दें? अब और उसके बाद सवाल ये है कि ठीक है, लग रहा है कि आपका जो घर का आशियाना है, जो आपका सपनों का आशियाना है, वो महंगा तो होने ही जा रहा है, तो क्या उसे अभी खरीद लेना चाहिए, या किराए में अगर आप रहना चाहें किसी अच्छे घर में तो वो आपके लिए ज़्यादा समझदारी का फैसला हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से? अपर्णा, ये the two questions. The Right. first question, अगर आपके पास age is on your side, because up to 60 these days people are okay to give you a loan. अगर आप if the age is on your side, you're in a position to extend, then my first suggestion would be आप अपना टेन्योर बढ़ाओ ताकि आपका रेगुलर जो कैश फ्लो है उस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आए। बट मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप 60th ईयर तक लोन पे करते रहो। ट्राई एंड सी इफ यू कैन एटलीस्ट 57 58 तक आप फिनिश करो, so that your last 1 2 3 years whatever is there you are able to save for your retirement, because आज के तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। So post retirement, this the time span that you have to live off your retired income is also increasing. That is point number 1. Point number 2, अगर आपके पास एज का लग्जरी नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन जो बचता है, आप इसको वैसे ही कंटिन्यू करो। बट रिमेंबर दैट एनी विंडफॉल दैट यू गेट, एनी बोनस, व्हाटएवर यू गेट, you have to first focus on going and making that part payment, prepayment, so that you reduce the stress of your EMI. That is answering your question number 1. Question number 2, ये जो रेंटल प्रॉपर्टी में रहना है या खुद का घर है, it's a very very personal and a very emotional topic as far as we Indians are concerned. आज जो यंगर जनरेशन है वो कहता है कि मुझे इस कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई बाधा नहीं चाहिए, तो आई एम वेरी हैप्पी टू पे द रेंट, क्योंकि कल को मुझे उठ के चलना है तो मैं चल पड़ूंगा, तो मुझे ये घर और ईएमआई इसका बंधन नहीं चाहिए. सो दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट. But if you see, if I have to look at it as a financial planning perspective, then this is a good asset in your portfolio to have, because real estate over a period always appreciates. ये अलग है कि जब आपको पैसा चाहिए तब वो तुरंत नहीं मिलता. Your large chunk of money is blocked in this asset, but आप overall देखोगे, desperation में नहीं बेचोगे, so there is always an appreciation in the real estate market. And आज जैसे हम कहते हैं, even as a credit expert, if I have to tell you, then it is always good to have a diversified portfolio. ये नहीं कि आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लिए, सिर्फ पर्सनल लोन्स ही लिए, या सिर्फ अनसिक्योर्ड पे ही चलते बने. आपको कल को एक मॉर्गेज लोन भी आपके क्रेडिट प्रोफाइल में दिखता है, तो नया जो लेंडर है वो आपके प्रति और कॉन्फिडेंट होता है, बिकॉज उसको पता है कि आपका जो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बोरोवर वो हायर है. So the way they look at it and how the credit risk team looks at you is very different. So from that perspective, this is a good asset class to be part of. But ये अगर हम आज के शायद 2-3 साल के बाद मेरे बेटे को बोलूं तो वो खुद बोलेगा, that's your call, but I don't want to buy a property. So Totally. yeah.
बिल्कुल। तो नहीं, कुल मिला के कहा ये जा सकता है कि धड़ल्ले से लोग घर खरीद रहे हैं। आने वाला 10 साल का समय भारत के लिए अच्छा है। रियल एस्टेट में तमाम आपको न सिर्फ अच्छी बनावट वाले घर मिल रहे हैं, आपको महंगी कीमतों पर भी मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि केवल घर नहीं महंगे हो रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी महंगी हो रही है, क्योंकि महंगाई चौतरफा बढ़ रही है। तो जिस भी तरह का कर्ज आप लें, ये बात ज़रूर सुनिश्चित करें कि उसको चुका पाने की क्षमता आप में है, और कहीं ना कहीं कर्ज के तले इतना ना दबे कि आपका निवेश रुक जाए, आपकी बचत रुक जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।